हेलो गाइस, ये पार्ट 8 वीडियो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। पार्ट 7 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं उसको। हम लोगों ने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट किया था, जिसको हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। हमने 3 ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, कौन सा, स्टमक, हार्ट एंड ब्रोंकस। स्टमक में कौन सा रिसेप्टर होता है, M1, हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होते हैं, M2, और बाकी जगह कौन से रिसेप्टर होते हैं, M3। ठीक है, बाकी जितने भी जगह सारे में कौन से रिसेप्टर होते हैं, M3 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया था ब्रोंकस तक। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, अब हम ब्लडर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लडर की मेन मसल्स को क्या कहते हैं, डिट्रेसर मसल्स कहते हैं। ठीक है, जब भी डिट्रेसर मसल्स अगर स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, अगर डिट्रेसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, यूरिन का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, यूरिन का फ्लो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग ब्लॉक करेंगे क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ रहे हैं। या अगर M3 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, अगर M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो M3 को ब्लॉक करती है, तो हमारे पास इतनी सारी ड्रग्स है जो M3 को ब्लॉक करती है और यूरिनरी रिटेंशन करती है। ठीक है, हम एक निमोनिक से याद करेंगे इसको, सॉफ्ट ब्लडर। S से क्या, सोलेफिनासिन, O से क्या, ऑक्सीबिटेनिन, F से क्या, फ्लोवेक्सेट, T से क्या, टोल्टिरोडिन, T से क्या, ट्रोस्पियम, और लास्ट का DER से क्या, डेरिफिनासिन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स क्या है, M3 ब्लॉकर है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज करेंगे, तो इसका यूज क्या, इसका वहाँ हम यूज करते हैं, यस, ओवर एक्टिव ब्लडर में यूज करते हैं। जब ब्लडर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो हम वहाँ इस ड्रग्स का यूज करते हैं, किसका, सॉफ्ट का। सॉफ्ट मतलब ये निमोनिक्स है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लडर को क्या बोलते हैं, डिट्रेसर इनस्टेबिलिटी बोलते हैं, और यूरिनरी इनकंटिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब इसके साइड इफेक्ट पढ़ लेते हैं। तो साइड इफेक्ट क्या है, यूरिनरी रिटेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन VHP का जो पेशेंट है, जो VHP डिजीज का जो पेशेंट है, उसको तो पहले से ही यूरिनरी रिटेंशन है। अगर हम VHP के पेशेंट को अगर ये वाली दवाई दे देंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो क्या हो जाएगा, और ख़राब कर देगा उसके, क्योंकि पहले से ही यूरिनरी रिटेंशन है और ये दवाई और यूरिनरी रिटेंशन कर देगी। तो इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है VHP डिजीज के पेशेंट को। ठीक है, ये एंटीकोलिनर्जिक की दवाई। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, दूसरा साइड इफेक्ट ड्राई माउथ करती है। ठीक है, और तीसरा साइड इफेक्ट क्या है, ये CNS साइड इफेक्ट करती है। मतलब ये सारी दवाई किसको क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाके, और क्या कर सकती है, अगर रिसेप्टर ब्लॉक करेगी तो CNS साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें से एक दवाई है ट्रोस्पियम, जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती। उसमें से कौन सी दवाई, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, ट्रोस्पियम। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब ये ऑल दीज क्या है, ऑल दीज ड्रग मेटाबोलाइज बाय लिवर एक्सेप्ट ट्रोपियम। जितनी भी ये ड्रग हैं ये सारा किससे मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर से होते हैं, एक को छोड़ के, ट्रोस्पियम को। समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा लाइन देखिएगा, सोलेफिनासिन एंड डेरिफिनासिन आर मोस्ट वेजाइको सेलेक्टिव। मतलब सोलेफिनासिन एंड डेरिफिनासिन क्या है, वेजाइको सेलेक्टिव है। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ M3 को ब्लॉक करेगी, ये दो दवाई सिर्फ M3 को ब्लॉक करेगी और किसी को नहीं करेगी ब्लॉक। ठीक है, आपको इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट कर लें। ठीक है, तो इस इतनी में से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरली पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन एज ए साइड इफेक्ट। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये सारी ड्रग क्या करती है, यूरिनरी रिटेंशन करती है साइड इफेक्ट, एज ए साइड इफेक्ट। तो ठीक है, तो आंसर विल वन ऑफ देम। तो आंसर ये सॉफ्ट ब्लडर, मतलब जो निमोनिक्स है, इसमें से कोई भी एक अगर ऑप्शन में रहा तो आंसर ये जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन ए पेशेंट विथ VHP। कौन सी ड्रग हम नहीं देंगे VHP के पेशेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से कोई भी, क्योंकि ये सारी यूरिनरी रिटेंशन करती है और VHP के पेशेंट में तो पहले से यूरिनरी रिटेंशन होती है, तो बहुत ज़्यादा उसके डिजीज़ को और ख़राब कर देगी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लडर। यस, हम लोग ओवर एक्टिव ब्लडर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सी ड्रग ओवर एक्टिव ब्लडर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, तो ये आंसर विल बी वन ऑफ देम, मतलब सॉफ्ट ब्लडर। ठीक है, हम लोग जो मेन मुद्दा हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ओवर एक्टिव ब्लडर को ही करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी ये सारी ड्रग्स जो ओवर एक्टिव ब्लडर को ठीक करती है, मतलब M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और हमारा ओवर एक्टिव ब्लडर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट ऑर्गन देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में।
अब हम देखेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3 रिसेप्टर होते हैं। जब भी M3 रिसेप्टर ग्लैंड में स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है? सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंटीकोलिनर्जिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। अगर हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिक्रेशन कम हो जाएगा। सिक्रेशन कम होगा और क्या होगा? स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। सिक्रेशन कम हुआ तो स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ड्रग्स है यहाँ पर जो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है? एट्रोपिन है, ग्लाइकोपाइरोलेट है, ठीक है। लेकिन ये ड्रग्स बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हम नहीं देते। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं देते, तो इसके बारे में हम आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि अभी हमने बोला कि ये दवाई एट्रोपिन स्वेटिंग को रोक देती है, मतलब स्वेटिंग इसकी वजह से कम हो जाता है। अब क्वेश्चन मन में ये आता है, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि स्वेटिंग का रोल क्या है, क्या पर्पस है, क्यों होता है स्वेटिंग, ठीक है। स्वेटिंग क्यों होता है? एक्चुअली स्वेटिंग का काम क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को कम करके रखने का होता है। स्वेटिंग का क्या काम होता है कि बॉडी टेम्परेचर को कम करने का काम होता है उसका। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्वेटिंग होगा, और स्वेटिंग होगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाइल्ड जो होता है हमारा, चाइल्ड में बस एक ही तरीका होता है जिससे बॉडी टेम्परेचर कम कर सकते हैं, वो होता है स्वेटिंग। कौन सा होता है? वो स्वेटिंग होता है जिससे हम बच्चों में क्या बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बच्चों को एट्रोपिन दे दिया या ग्लाइकोपाइरोलेट दे दिया तो इससे क्या हो जाएगा? उससे बच्चों का स्वेटिंग रुक जाएगा। अगर स्वेटिंग रुक गया तो इससे बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? कम नहीं होगा ना। स्वेटिंग रुक जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा, तो क्योंकि हमने एट्रोपिन दिया। अगर बॉडी टेम्परेचर कम नहीं होगा तो बच्चे क्या करेगा? और उछल कूद करेगा, इधर से उधर उछलेगा, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बढ़ जाएगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की बढ़ गई तो उससे क्या हो जाएगा? और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों का, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के कारण उस एट्रोपिन जो हमने दिया था उसके कारण हो जाता है फीवर, तो हम उसको बोलते हैं एट्रोपिन फीवर। अगर यहाँ तक हमने रोक दिया तो रिवर्स हो सकता है सारा कंडीशन। लेकिन अगर फिर भी हम एट्रोपिन कंटिन्यू रखा बच्चों में तो ये कहाँ एक डेंजरस क्या हो जाएगा? हाइपरथर्मिया। क्या हो जाएगा? हाइपरथर्मिया। अगर हाइपरथर्मिया हो गया तो ये बच्चा मर भी सकता है, डेथ भी हो सकता है इस बच्चों का हाइपरथर्मिया के कारण, ठीक है। एक्सेसिव किसके कारण? फीवर के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज कहाँ करते हैं? तो हम यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, क्यों हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से पहले क्यों यूज करते हैं? ये जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें होता है सीलिया। क्या होता है? सीलिया। ये सीलिया क्या करता है? सिक्रेशन को हटाता है। मतलब अगर कोई म्यूकस आएगा अंदर तो ये क्या करेगा? उसको क्लियर करने का काम करेगा, हटाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सीलिया का नॉर्मल काम है कि वो सिक्रेशन को हटाता है, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल काम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट हैं ये सीलिया के काम को रोक देते हैं। क्या करते हैं? जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो सीलिया के काम को रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट एक है ईथर, लेकिन आजकल उसको यूज नहीं करते हैं तो उसको इग्नोर ही करके चलते हैं, ठीक है। अगर सीलिया का काम रुक गया तो सिक्रेशन क्या हो जाएगा? सिक्रेशन रिस्पायरेटरी पाथवे में बढ़ जाएगा। रिस्पायरेटरी पाथवे में अगर सिक्रेशन बढ़ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा बहुत सारा सिक्रेशन। इससे क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एयर भी पास नहीं होगी, ठीक है। एयर भी पास नहीं होगी, समझ में आ गया ना। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। कौन सी? एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये क्या करता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये क्या करता है? ये सिक्रेशन को ख़त्म कर देता है। अगर सिक्रेशन रहेगा ही नहीं तो सीलिया का कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगा। अगर सिक्रेशन नहीं रहेगा तो सीलिया का कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगा। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम कहाँ देते हैं? कब देते हैं? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से पहले, ठीक है। अगर हमें सुबह में एनेस्थीसिया देना है तो हम उसके रात में ही क्या दे देंगे? एंटीकोलिनर्जिक दे देंगे। कौन सी? एट्रोपिन या ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है। ये कंडीशन दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑर्गन की तरफ, स्मूथ मसल्स।
गाइस हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में, ठीक है। स्मूथ मसल्स में कौन सी रिसेप्टर होती है? ऑब्वियसली M3 रिसेप्टर होती है, सब जगह रिसेप्टर M3 रिसेप्टर होती है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स तो हमारे बॉडी में बहुत जगह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 जगह पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे 3 जगह? एक कोलोन, एक यूरेटर एंड बाइल डक्ट में, ठीक है। ये तीनों को कौन लाइन करती है? स्मूथ मसल्स लाइन करती है, ठीक है। और ये तीनों अंदर से खाली होते हैं, ठीक है। हमारे स्मूथ मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है? जब भी हम इसको इरिटेट करते हैं, जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, ये इरिटेट होते हैं, तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है स्मूथ मसल्स की, लेट सपोज अगर कोलोन में इन्फ्लामेशन हो गया, कोलोन में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या कहते हैं? कोलाइटिस, ठीक है। कोलाइटिस के कारण भी तो इरिटेट हो सकता है ना, यस इरिटेट, इसको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यूरेटर और बाइल डक्ट में, यूरेटर और बाइल डक्ट में स्टोन हो गया तो इससे भी इरिटेट होगा, ठीक है, इससे भी इरिटेट होगा। तो इरिटेट होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अगर ये तीनों अंदर, और तीनों हमने क्या बताया था? अंदर से क्या है? खाली है, तीनों अंदर से खाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके कारण क्या होगा? पेन होगा, इसके कारण क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। पेन इसमें कोलाइटिस के, कोलोन में कोलाइटिस की वजह से पेन होगा, और यूरेटर और बाइल में स्टोन की वजह से पेन होगा, ठीक है। लेकिन ये पेन स्मूथ मसल्स में जो पेन होती है ये इंटरमिटेंट होती है। क्या होती है? ये इंटरमिटेंट पेन होती है, मतलब इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के होती है, 5-5 मिनट में रुक रुक के होती है, लगातार नहीं होती है। तो इस पेन को हम क्या कहते हैं? इस पेन को हम कहते हैं कॉलिक कहते हैं, ठीक है। अगर ये पेन कोलोन के कारण है, अगर ये पेन कोलोन के कारण है तो इसे इंटेस्टाइनल कॉलिक कहते हैं। अगर ये यूरेटर के कारण है, अगर ये यूरेटर में स्टोन के कारण है, यूरेटर में स्टोन के कारण है तो इसको कहते हैं यूरेटरी कॉलिक, ठीक है। अगर ये बाइल डक्ट में स्टोन के कारण है, बाइल डक्ट में स्टोन के कारण है तो इसको कहते हैं बिलेरिक कॉलिक, ठीक है, बिलेरिक कॉलिक, ठीक है। तो हम अगर इस मसल्स को जो इरिटेट हो रहा है, अगर इस मसल्स को हम ब्लॉक कर दें, इस रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दें तो हमारा प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, हमारा दर्द ठीक हो सकता है। मतलब ये इरिटेट हो रहा था, स्टिमुलेट हो रहा था, तब तो ये पेन हो रहा था ना। तो हम इसको अगर ब्लॉक कर दें तो हमारा दर्द ठीक हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी ड्रग्स है जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, जो कॉलिक पेन के लिए हम यूज करते हैं। कौन सी है? डाइसाइक्लोमाइन, हायोसिन, ऑक्सीब्यूटेनाइन एंड प्रोपेंथेलाइन, ठीक है। गाइस आज का टॉपिक बस यहीं तक। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरीके की कंसेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़। हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।